हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 17 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 16 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 16 देख लें। लिमिटिंग रिएजेंट नाम से ही पता चल रहा है कि लिमिट में होगा, मतलब आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट होता है। जैसे यही वाला एग्जांपल हम लेते हैं, N2 प्लस 3H2 से ट्वाइस NH3। तो इसमें जितना अमाउंट मतलब जितना मोल N2 का रहेगा उसका 3 टाइम्स मोल H2 का होना चाहिए। तो अगर अमाउंट ऑफ N2 से 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ H2 नहीं है, मतलब H2 का अमाउंट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। मतलब इसका अमाउंट कम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कम है। अगर N2 नाइट्रोजन गैस का जितना मोल है उसका 3 टाइम्स अगर हाइड्रोजन गैस नहीं है तो। सिमिलरली जितना हाइड्रोजन होगा उसका 1/3 N2 का होना चाहिए। अगर 1/3 से भी कम है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 मोल है H2 का, तो इसका 1/3 1 मोल N2 का चाहिए। अगर 1 मोल से कम N2 रहेगा तो आपका N2 लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। रिएक्टेंट में जिसका अमाउंट कम रहता है वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि whenever reactant are not taken in the mole ratio of their stoichiometric coefficient, then the concept of limiting reagent is valid। तो रिएक्टेंट का मोल रेशियो जो होगा वो अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं होगा तब जाके आपका लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट वैलिड होगा। कहने का मतलब देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1:3 होगा। नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्री 1 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और हाइड्रोजन का 3, तो रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:3 होगा। तो N2:H2 का जो मोल रेशियो है ये अगर 1:3 के रेशियो में नहीं होगा तब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। क्योंकि अगर 1:3 के रेशियो में नहीं होगा तो कोई ना कोई रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, क्योंकि उसका अमाउंट कम रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 मोल N2 का है और 3 मोल H2 का है, मतलब N2:H2 2:3 के रेशियो में है, तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 मोल H2 का है तो उसके लिए 1 मोल ही N2 चाहिए। आपके पास 2 मोल N2 का है, मतलब चाहिए 1 मोल, है 2 मोल, मतलब N2 ज्यादा है। या फिर आप बोल सकते हैं कि H2 कम है, N2 ज्यादा है या फिर H2 कम है। जितना H2 चाहिए 2 मोल N2 के लिए उतना है नहीं। 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, 2 मोल है तो उसके लिए 6 मोल चाहिए था H2, लेकिन आपके पास 3 मोल ही है, तो H2 का अमाउंट कम है, तो H2 लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। और N2 जो है इस केस में एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। एक्सेस मतलब ज्यादा में है N2, अगर 2 मोल N2 और 3 मोल H2 है तब। इसी तरह से हमेशा होगा। इसी को दूसरे तरीका से आप बोल सकते हैं, रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन रिएक्शन इज लिमिटिंग रिएजेंट व्हाइल द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट इज एक्सेस रिएजेंट। तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, क्योंकि जब रिएक्शन होगा तो इसका अमाउंट कम है तो ये पहले खत्म हो जाएगा। ये ज्यादा है तो ये तो बचा रह जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट ज्यादा है वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए हाइड्रोजन है ही नहीं ताकि ये रिएक्ट करके अमोनिया बना ले। तो जो पहले कंज्यूम हो जाएगा उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो बच जाएगा व्हाइल द रिएक्टेंट व्हिच इज लेफ्ट वो एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। मतलब एक्सेस में वो रिएक्टेंट आपके पास है। जैसे आपके पास देखिए एक एग्जांपल है, Na2CO3 प्लस ट्वाइस HCl से ट्वाइस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। ये बैलेंस रिएक्शन है। अब इसमें दो केस है। फर्स्ट केस है कि आपके पास 3 मोल Na2CO3 है और 6 मोल HCl है, तो कितना मोल NaCl का बनेगा। सिमिलरली 2 मोल Na2CO3 का है और 3 मोल HCl का है, तब कितना मोल NaCl का बनेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो देखिए 1 मोल Na2CO3 के लिए 2 मोल HCl का चाहिए, तो 3 मोल के लिए 6 मोल HCl चाहिए, मतलब दोनों का अमाउंट
सेम है, मतलब दोनों का एप्रोप्रिएट अमाउंट है, जितना चाहिए उतना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में है। तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा। लिमिटिंग रिएजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज नॉट वैलिड। तो अब आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, Na2CO3 से भी या HCl से भी। तो 1 मोल Na2CO3 से 2 मोल NaCl बनता है। देखिए यहाँ 1 यहाँ 2, कहने का मतलब जितना मोल Na2CO3 का होगा उसका डबल मोल बनेगा। तो 3 मोल Na2CO3 है तो इसका डबल 6 मोल NaCl का बनेगा फर्स्ट केस में। सिमिलरली आप HCl से भी निकाल सकते हैं, 2 से 2 बनता है, मतलब जितना अमाउंट HCl का होगा उतना ही NaCl बनेगा, तो 6 मोल से 6 मोल ही बनेगा। अब सेकेंड केस, तो सेकेंड केस में आपके पास 2 मोल है Na2CO3 और 3 मोल है HCl। तो 1 मोल के लिए 2 मोल HCl चाहिए, 2 मोल के लिए 4 मोल HCl चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 ही मोल है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ अप्लाई होगा। चाहिए आपको 4 मोल लेकिन 3 मोल ही है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट वाले से ही डिसाइड होगा, वो अभी हम देखेंगे। इस केस में आप किसी से भी निकालिए सेम ही प्रोडक्ट आएगा, लेकिन इस केस में अलग अलग आएगा। देखिए अगर मान लीजिए 2 मोल Na2CO3 है तो 1 से 2 बनता है, तो 2 से 4 मोल हो जाएगा। तो अगर Na2CO3 से निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा कि 4 मोल NaCl बन रहा है, जबकि इससे निकालिएगा तो 2 से 2 बनता है, तो 3 मोल से 3 मोल NaCl बनेगा। तो आंसर डिफरेंट आ रहा है ना। Na2CO3 के अकॉर्डिंग 4 मोल आ रहा है और HCl के अकॉर्डिंग 3 मोल आ रहा है, तो आंसर जो है 3 मोल होगा। HCl वाला हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट डिसाइड होता है, ये ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये कम है, तो इसको जितना Na2CO3 चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है। देखिए 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 3 मोल के लिए 1.5 मोल Na2CO3 चाहिए, तो 3 मोल HCl और 1.5 मोल Na2CO3 आपस में रिएक्शन कर लेगा और 3 मोल NaCl बनाएगा। जो ये 0.5 मोल Na2CO3 का है ये अनरिएक्टेड बच जाएगा, क्योंकि फर्दर HCl बचा ही नहीं है जो कि रिएक्शन करे, तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट वाले से ही आंसर आएगा। 3 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मोल NaCl बनेगा। जब 1.5 मोल Na2CO3 और 3 मोल HCl रिएक्ट करेगा, 3 मोल NaCl बनाएगा और 0.5 मोल Na2CO3 का बच जाएगा, क्योंकि 0.5 मोल एक्स्ट्रा है, इसके लिए 1 मोल HCl और चाहिए 0.5 मोल के लिए जो कि रिएक्शन करेगा। इसीलिए तो ये जो 0.5 मोल एक्स्ट्रा है 1 मोल और चाहिए, इसी 0.5 मोल के लिए 1 मोल और चाहिए, जो कि 4 मोल चाहिए था 2 मोल के लिए, जो कम है लिमिटिंग रिएजेंट में है आपके पास 3 मोल ही। तो इसलिए हमेशा जो है प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट के केस में लिमिटिंग रिएजेंट वाले से ही डिसाइड होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस केस में अगर 2 मोल Na2CO3 और 3 मोल HCl है तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 3 मोल NaCl। 4 मोल वाला नहीं होगा, 2 मोल से 4 मोल, ये गलत है लिमिटिंग रिएजेंट वाला। ये तो यूनिटरी मेथड से हो गया। दूसरा ये वाला जो मेथड था, मतलब अगर जनरल रिएक्शन ए ये वाला बताए थे ना, A प्लस B टाइम्स B से C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D बनता है, तो इस केस में इस तरह से बताए थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन A इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन B इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C अपॉन C इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ D अपॉन D। तो वहां पे बताए थे कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ A आपको पता है तो कितना मोल B का चाहिए इससे पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ B। जैसे अगर 3 मोल Na2CO3 का है तो A आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ A 3 है और स्मॉल a का वैल्यू 1 है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन B 2 है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ B इक्वल टू 6 आ जाएगा, मतलब 6 मोल चाहिए 3 मोल Na2CO3 के लिए, ये चीज हम बताए थे। सिमिलरली 3 मोल से कितना मोल बनेगा NaCl का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C अपॉन C, यहाँ पे 2 लिखिएगा, तो ये 3/1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो फिर
नंबर ऑफ मोल ऑफ सी भी 3 इंटू 2 6 मोल आ जाएगा। तो कितना मोल बनेगा सी का, सिमिलरली डी का, सिमिलरली ई का आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सी अपॉन ई। कहने का मतलब कि अगर आप नंबर ऑफ मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा तो वैल्यू जो है वो सभी का इक्वल होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन बी। तो द मोल विच इज गिवन इज डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जब डिवाइड कीजिएगा तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, मतलब Na बाय ए इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाय ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय बी। तो Na बाय ए इज टू एन बी बाय बी, इसका रेशियो 1:1 आना चाहिए अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में है तब। तो जब मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिएगा तो उसका रेशियो 1:1 आना चाहिए। अगर 1:1 नहीं आ रहा है तो उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। जैसे इस केस में 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 3:3 मतलब 1:1 आ रहा है। तो इस केस में आपके पास जितना अमाउंट जिस रिएक्टेंट का चाहिए वो है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा। लेकिन सेकेंड केस में 2 डिवाइडेड बाय 1 और 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2/1 इंटू 3/2, तो ये जो है 4:3 आ रहा है। तो ये 1:1 के रेशियो में नहीं है, तो इस केस में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट वैलिड होगा। 4:3 है जबकि होना चाहिए 4:4, तो ये 3 वाला ये कम है, तो यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा HCl। और यूनिटरी मेथड से भी देखे थे कि ये 1 मोल कम है, लिमिटिंग रिएजेंट आपका HCl ही है। इसके बाद अब लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट ऑलवेज प्रोड्यूस द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट एज कंपेयर टू ऑल अदर रिएक्टेंट्स। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हमेशा मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है दूसरे रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। जैसे इसी केस में देखिए, अगर आप HCl से डिसाइड कीजिएगा तो 3 मोल ही आएगा, जबकि Na2CO3 से डिसाइड करेंगे तो 4 मोल आ जाएगा। तो मिनिमम जो है लिमिटिंग रिएजेंट वाला ही बना रहा है, क्योंकि सबसे कम वही है। बाकी इस केस में तो एक्सेस है, तो ये तो कुछ अनरिएक्टेड बच जाएगा, जबकि जब आप इससे डिसाइड कीजिएगा तो इसको भी रिएक्ट करवा दीजिए कि 2 मोल से कितना बनेगा, जबकि रिएक्शन में 1.5 मोल ही पार्ट ले रहा है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है इससे हमेशा मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है, और यही सही है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, लिमिटिंग रिएजेंट में नॉट हैव द मिनिमम मोल्स और मिनिमम मास अमंग ऑल रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये नहीं होता है कि इसका मिनिमम मोल होना चाहिए, जितना मोल चाहिए उससे कम है, इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे देखिए इसमें 2 है और 3 है, तो मिनिमम तो आपका 2 मोल है, जबकि लिमिटिंग रिएजेंट 3 मोल वाला है। ज्यादा अमाउंट में है HCl Na2CO3 से, फिर भी लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि चाहिए 4 मोल है 3 मोल, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट का कतई मतलब नहीं होता है जो सबसे कम वही लिमिटिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 ग्राम कार्बन इज मिक्स्ड विथ 96 ग्राम ऑक्सीजन गैस इज मेड टू कंबाइन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ट्वाइस कार्बन प्लस O2 से ट्वाइस CO। मतलब कार्बन जो है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है। अब इसमें आपको बताना है एक्सेस रिएजेंट कौन सा है और कितना मोल एक्सेस रिएजेंट का बच जाएगा रिएक्शन होने के बाद। उसके बाद थर्ड, एक्स्ट्रा मास ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द लेफ्ट एक्सेस रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसका कितना और मास चाहिए उस एक्सेस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के लिए, मतलब कितना मास लिमिटिंग रिएजेंट का और लेंगे तो जो बच गया अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट वो भी कंज्यूम हो जाए। उसके बाद फोर्थ, वॉल्यूम ऑफ CO प्रोड्यूस एट STP, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है इसका कितना वॉल्यूम STP पे प्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले तो आप मोल फाइंड आउट कर लीजिए। आपके पास 48 ग्राम कार्बन है और ग्राम मोलिकुलर मास होता है 12 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कितना है 48 डिवाइडेड बाय 12, मतलब आपके पास 4 मोल कार्बन है। ऑक्सीजन गैस का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 16 इंटू 2 32 ग्राम, तो 1 मोल का वेट है 32 ग्राम, आपके पास 96 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा
टोटल वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास 96 डिवाइडेड बाय 32। तो ऑक्सीजन का 3 मोल है और कार्बन का 4 मोल है। तो इस केस में तो पूछ ही रहा है एक्सेस रिएजेंट, मतलब ये फिक्स है कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इस केस में वैलिड तो होगा ही होगा। अगर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा फिर तो एक्सेस रिएजेंट कुछ नहीं होगा। अब आप देखिए कि 2:1 के रेशियो में है, तो अगर कार्बन का 2 मोल है तो ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए। तो कार्बन का अगर 4 मोल है तो ऑक्सीजन का 2 मोल ही चाहिए, जितना कार्बन उसका हाफ अमाउंट। लेकिन आपके पास 3 मोल है तो 1 मोल ज्यादा है, यही आपका एक्सेस रिएजेंट है। मतलब कार्बन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जितना चाहिए उतना है नहीं। 3 मोल ऑक्सीजन के कोरस्पोंडिंग 6 मोल चाहिए था कार्बन, जितना ऑक्सीजन उसका डबल अमाउंट, लेकिन 4 ही मोल है, तो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट में कार्बन है। तो एक्सेस रिएजेंट कौन हुआ? एक्सेस रिएजेंट हो गया O2 गैस। अब मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, तो कितना मोल्स एक्सेस रिएजेंट का बच जाएगा? तो देखिए 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 4 मोल कार्बन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो 1 मोल जो है अनरिएक्टेड बच जाएगा। 4 मोल के साथ 2 ही मोल रिएक्शन करेगा और 1 मोल एज इट इज बचेगा। तो मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट इक्वल टू 1 मोल। अब एक्स्ट्रा मास ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द लेफ्ट एक्सेस रिएजेंट। तो 1 मोल आपके पास एक्सेस रिएजेंट बच गया है, तो इस 1 मोल के लिए कितना मास चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट का, ये आपको बताना है। तो देखिए 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल कार्बन चाहिए और आपके पास बचा हुआ 1 ही मोल है एक्सेस रिएजेंट, तो 2 मोल कार्बन आपको चाहिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट कितना चाहिए? 2 मोल। लेकिन यहाँ मास पूछ रहा है कितना एक्स्ट्रा मास चाहिए, तो 2 मोल का मास होता है 24 ग्राम, 1 मोल का मास होगा 12 ग्राम, तो 2 मोल का मास होगा 24 ग्राम, या फिर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास 12 है और नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो 2 into 12 24 ग्राम। तो 12 ग्राम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, सॉरी 24 ग्राम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द लेफ्ट एक्सेस रिएजेंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस एट एसटीपी। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है इसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा एसटीपी पे, ये बताना है। हमेशा प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 मोल कार्बन से 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, मतलब जितना अमाउंट कार्बन का रहेगा उतना ही अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड का बनेगा। तो 4 मोल कार्बन है तो 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का बनेगा। तो 1 मोल गैस के कोरस्पोंडिंग 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है एसटीपी पे या एनटीपी पे। तो 4 मोल है आपके पास, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितना होगा? 4 into 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो ये आ जाएगा 89.6 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सीओ गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी होगा 89.6 लीटर। हर एक पार्ट का आंसर बता दिए कि एक्सेस रिएजेंट कौन है? O2। मोल्स एक्सेस रिएजेंट का कितना बचेगा? 1 मोल। और लिमिटिंग रिएजेंट कितना रिक्वायर होगा? तो 2 मोल रिक्वायर होगा, लेकिन यहाँ मास पूछ रहा है तो 24 ग्राम मास ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट रिक्वायर होगा, ताकि 1 मोल बचा हुआ ऑक्सीजन गैस भी रिएक्शन कर ले। और वॉल्यूम ऑफ सीओ प्रोड्यूस 4 मोल सीओ गैस बना है तो 4 मोल के कोरस्पोंडिंग 89.6 लीटर होगा। तो एसटीपी पे 89.6 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इक्वल वेट ऑफ कॉपर एंड आयोडीन गैस आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस CuI2, व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट। ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। इसका हम बैलेंसिंग बता देते हैं। कॉपर प्लस I2 से CuI2 बनेगा। तो कॉपर और I2 का इक्वल वेट लिए हैं, तो कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा पहले तो ये आप फाइंड आउट कीजिएगा। उसके बाद एक्सेस रिएजेंट का कितना परसेंट बचेगा ये आपको बताना है। व्हाट परसेंट लिखा नहीं है, मतलब आपको मास परसेंट बताना है, मोल परसेंट नहीं बताना है कि कितना मोल परसेंट बचेगा एक्सेस रिएजेंट का। आप इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए, अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।